नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और इस हफ्ते भी मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 600 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक अच्छी खासी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। अभी देखा जाए तो निफ्टी के लिए 500-600 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली हो गया है। हर हफ्ते इतना तो मूवमेंट आपको दिखाई पड़ता है। इस हफ्ते 1.22% के नेगेटिव रिटर्न्स निफ्टी ने बनाकर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FIA DIA एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। FIS की तरफ से पहले 2 दिन तो आपको बाइंग देखने को मिली। 20 सितंबर को अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ की बाइंग हुई थी, अच्छी खासी बाइंग हुई थी, लेकिन उसके बाद आपको सेलिंग देखने को मिली और 22 और 23 सितंबर को तो आप देख पाएंगे 2500 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग होती हुई नजर आती है। जबकि DIIs के बारे में बात करें, DIIs की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, ना ही सेलिंग के साइड पे ना ही बाइंग के साइड पे। जो सबसे बड़ा फिगर यहां पर नजर आता है वो भी 500-550 करोड़ का है। तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से तो सेलिंग हुई है और उसका प्रेशर मार्केट में भी दिखाई पड़ता है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, कमोडिटी में क्रूड ऑयल का प्राइस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है और क्रूड ऑयल कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें टूटते हुए नजर आते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको 4.5-5% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। नेचुरल गैस भी आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। यहां पर ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बन रही थी, लेकिन वापस यहां पर गिरावट होती हुई नजर आती है। सपोर्ट्स हमें टूटते हुए नजर आते हैं। तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब नीचे जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। और अभी इक्विटी मार्केट के लिए मेन प्रॉब्लम इन्फ्लेशन ही हो चुका है, तो अब ये नीचे जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में भी आपको कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिली। 53,000 के लेवल से गोल्ड नीचे आया है। 50,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, टूट गया, 49 आया, रिकवरी आई, लेकिन वापस रेजिस्टेंस लेकर ये 49,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो गोल्ड में भी वीकनेस देखने को मिल रही है, जबकि एक्चुअली अगर इक्विटी मार्केट नीचे जाता है तो जनरली आपको गोल्ड ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन गोल्ड में पिछले कुछ समय से आपको कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन वापस नीचे चला आता है। USD INR के बारे में बात करें तो रुपी में आपको वीकनेस बढ़ती हुई नजर आई है। 80 का एक यहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पर 80 का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। डॉलर आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, 81 प्लस पे पहुंच चुका है। ये क्लियरली ऑफ कोर्स इतनी अच्छी बात नहीं है। यहां पर करेंसी मार्केट से संकेत अच्छे नजर नहीं आते हैं। यूएस मार्केट के बारे में बात करें, S&P 500 आप देख सकते हैं यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये ब्रेकआउट टिक नहीं पाया, वापस गिरावट हो गई। इस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर वापस आपको S&P 500 नीचे आता हुआ नजर आया है। जून का जो लो था ऑलमोस्ट उसी लेवल पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट जो डाउ जोन्स है वो तो जून के लो के नीचे भी चला गया है। तो अमेरिकन मार्केट्स में तो बहुत ही ज्यादा वीकनेस है, हैवी वीकनेस है, लेकिन उसके कंपेरिजन में हमारा मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस यहां पर नजर आता है। देखिए मार्केट गिर रहा है, S&P 500 गिर रहा है, यूएस मार्केट गिर रहे हैं, तो हमारी मार्केट बहुत समय के लिए ऊपर नहीं जा सकते, वो भी थोड़ी बहुत आपको नीचे आती हुई नजर आएंगी। लेकिन जितना अमेरिका गिर रहा है उतना इंडिया नहीं गिर रहा है। और जब भी यूएस थोड़ा भी रिकवर करता है, इंडिया बहुत ज्यादा रिकवर कर जाता है। अब भी हम अपने जून के लो से 15,200-300 के लेवल से 14% ऊपर चल रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अच्छी बात हो जाती है। लेकिन शॉर्ट टर्म के मूवमेंट्स ऑफकोर्स यूएस मार्केट में होगा, उस प्रकार से आपको ये फॉलो करता हुआ नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को जापान मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आने वाला है। ट्यूसडे को चाइना इंडस्ट्रियल प्रॉफिट का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को बैंक ऑफ जापान का जो पॉलिसी मीटिंग का मिनट्स है वो आने वाला है। थर्सडे को चाइना मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा और यूएस का GDP का डेटा है। और फ्राइडे को हमारा RBI पॉलिसी का मीट है। अभी देखिए फेड ने तो ये रेट हाइक कर दिया है, वो तो जो वॉलेटिलिटी थी वो तो अभी खत्म होती हुई नजर आई है। इवेंट का जो वो चल रहा था कि ये होगा वो होगा, वो सब खत्म हो गया। अभी RBI क्या करते हैं, ऑफ कोर्स वो हमारी मार्केट्स वेट करेंगे। लेकिन फ्राइडे को है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर फ्राइडे को अगर आता भी है, मार्केट के बाद भी नहीं, मार्केट में भी आता है, चलो ड्यूरिंग मार्केट भी आ जाता है, तो भी ये जो थर्सडे वाला एक्सपायरी है ये निकल जाएगा, मंथली एक्सपायरी निकल जाएगा। तो इस एक्सपायरी में आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि ये जो इवेंट है एक्सपायरी के बाद होने वाला है। अब यहाँ पर 2 इवेंट मेरे हिसाब से खास है। एक तो फ्राइडे को हमारा RBI पॉलिसी का मीट है और बाकी थर्सडे को जो यूएस का GDP का डेटा आने वाला है। इससे यूएस मार्केट में फर्क पड़ सकता है, तो ऑफकोर्स सारी दूसरी ग्लोबल मार्केट में भी फर्क पड़ेगा। ये 2 डेटा है, इस पर हमें ध्यान रखना है।
निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 18,000 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 18,000 18,100 यहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल तो डेली चार्ट पे भी आपको ये सपोर्ट ब्रेक होता हुआ नजर आता है। लोअर लो हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, लोअर हाइज हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। पहले भी एक्चुअली ऐसा देखने को मिला, लेकिन दूसरे ही दिन स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो गई थी तो मार्केट स्टेबल हो गया, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कैसा बिहेव करता है। अभी फिलहाल के लिए तो एसजीएक्स निफ्टी नीचे ही नजर आता है, 100-125 पॉइंट की गिरावट यहां पर एक्सपेक्टेड है। फिलहाल ये निफ्टी 50 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ चुका है। डेली आरएसआई 42 का लेवल है, मोमेंटम तो वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे, वीकली चार्ट पे अब भी देखिए सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितना हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप ये रेजिस्टेंस अगर मार्क करेंगे, यहां पर जब भी मार्केट आया आपको शार्प फॉल देखने को मिला, यहां से भी तुरंत गिरावट हो गई, पहुंचा मार्केट तुरंत नीचे आया, वेट नहीं किया था। यहां पर भी देखिए मार्केट ऊपर गया, तुरंत आपको नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन इस बार जब ये रिकवरी आई है 18,000 के लेवल से, ये सबको एक ही जोन आप कंसीडर कीजिए। मान लीजिए 18,000 18,500 के आसपास का जोन, एक ही जोन, एक रेजिस्टेंस बड़ा जोन यहां पर 500 पॉइंट का नजर आता है। यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन तुरंत रिकवरी आ गई। यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ था, ये गिरावट हुई, रिकवरी आई, इस लेवल को टच भी नहीं कर पाया था। यहां पर भी देखिए थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन यहां से ही नीचे चला गया। यहां पर भी रिकवरी आई नहीं, एक्चुअली थोड़ा पॉज लिया फिर नीचे चला गया। लेकिन अभी केस डिफरेंट है, यहां पर देखिए आपको गिरावट तो देखने को मिली, रिकवरी आई, ये हाई भी आपको थोड़ा बहुत टूटता हुआ नजर आया, फिर से गिरावट हो रही है। जनरली जब भी आपको रैली देखने को मिलती है, वन साइडेड रैली देखने को नहीं मिलती है, कॉन्सोलिडेशन होता है, फिर वापस वहां पर ब्रेकआउट होता है, फिर आपको रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट पे निफ्टी अभी भी वीक नहीं है, यहां पर अभी भी फुल चांसेस हैं कि मार्केट यहां से वापस स्ट्रांग हो सकता है, इस प्रकार से कंसोलिडेट करके आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए अभी ऑफ कोर्स कंफर्मेशन नहीं मिला है, लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट 17,000 को होल्ड कर जाता है, ये लेवल के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सस्टेन करके ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड था वो बुलिश था। अगर इस प्रकार का होता, गिरावट हुई है, फिर यहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर लो टूटता, तो गिरावट के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहां पर पहले रैली आई है, फिर कंसोलिडेशन हुआ है, तो हायर साइड पे ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इमीडिएट लेवल्स के बारे में बात करें, इमीडिएटली यहां पर 17,000 का लेवल एज अ सपोर्ट नजर आता है, यहां से आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आ सकती है। अगर देखिए डायरेक्टली गैप डाउन होता है तो यहां पर रिकवरी के चांसेस एक्चुअली बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली सपोर्ट के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो वहां से बाइंग आ सकती है, जैसे कि पहले भी हुआ था। यहां पर भी सपोर्ट के आसपास आया था, यहां पर भी सपोर्ट के आसपास आया तो आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई। उसी प्रकार से 17,000 का लेवल अभी ये तेजी के बाद पहली बार टेस्ट करेगा तो आपको यहां पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और 17,500 का लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप देख पाएंगे हमें गिरावट नजर आती है। यहां पर भी आपको लोअर हाई और लोअर हाई का लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे देखने जाएंगे तो वीकली चार्ट पे एक्चुअली निफ्टी के मुकाबले अब भी स्ट्रांग है, तो ये भी सजेस्ट करता है, देखिए सिर्फ लार्ज कैप स्ट्रांग नहीं है, मिड कैप में भी अभी भी हमें हिम्मत नजर आती है। जब तक ये 30,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जा सकता है। ऑब्वियसली 30,000 के नीचे चला जाता है तो चांस रहेंगे कि मार्केट आपको और ज्यादा वीक होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अब भी ये 3-3.5% दूर है, अभी से इसके नीचे जाएगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। डायरेक्टली ऐसा होने के चांसेस कम रहते हैं, यहां पर कंसोलिडेट कर सकता है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्मॉल कैप हमें स्टेडीली रिकवर होता हुआ नजर आया। रिकवरी यहां पर स्लो हुई थी लेकिन स्टेडीली रिकवर हो रहा था। अब यहां पर वापस गिरावट के चांसेस दिखाई पड़ते हैं, जहां से ब्रेकआउट हुआ है उसी लेवल के आसपास अभी निफ्टी स्मॉल कैप ट्रेड कर रहा है, तो ये काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल है एक्चुअली। यहां पर आप देख पाएंगे आपको ये शार्प फॉल देखने को मिला, ये दो बड़ी कैंडल्स थी, तो यहां पर इसका भी हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका भी हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहां पर जाते ही मार्केट में थोड़ा बहुत यहां पर सेल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल आपको नजर आता है थोड़ा सा नीचे हो जाता है, 9,300 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां से रिकवरी के चांसेस रहते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ अगर आपको खेलनी है तो निफ्टी और उससे भी ज्यादा एक्चुअली निफ्टी मिड कैप में खेलनी चाहिए, वहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है। स्मॉल कैप में अभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ती है।
अब डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हम खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी देखिए आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहा है। टीसीएस क्या कोई भी आप अच्छा स्टॉक जो आपको पता ही होगा, टीसीएस, इन्फोसिस हो गया, विप्रो, एचसीएल टेक, एलटीआई, ये सब अच्छी कंपनीज हैं। यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं इस समय में तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप ओवर वैल्यूड कंपनीज खरीद रहे हैं, अच्छे खासे करेक्शन के बाद खरीद रहे हैं, अच्छे प्राइस पे खरीद रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईटी सेक्टर वीक नजर आता है, यहां से थोड़ा बहुत और भी ज्यादा गिर सकता है। और आईटी सेक्टर वीक क्यों है? क्योंकि इनका जो मेन रेवेन्यू आता है, जो मेन कमाई होती है, वो यूएस से होती है, यूरोप से होती है। तो अगर यहां पर मंदी आ रही है तो ऑफकोर्स इनके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। और यूएस में, यूरोप में ग्राउंड लेवल पे भी आपको हालत खराब नजर आती है। तो इससे आपको टीसीएस, इन्फोसिस, सारी आईटी कंपनीज के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत बिजनेस में हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको ये स्टॉक से ज्यादा नीचे जाते हुए नजर आते हैं। बाकी सेक्टर देखिए, एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर हो गया, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इंडिया में ग्राउंड लेवल पे इतनी ज़्यादा खराब हालत नहीं है जितना यूएस और यूरोप में है। लेकिन ऐसे समय पर अगर आप अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक अच्छे प्राइस पे यहाँ पर स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, लंबे समय तक आप होल्ड भी कर सकते हैं। टेक्निकल लेवल्स भी आप देख सकते हैं, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आपको ये टीसीएस नजर आता है। 2800 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जब भी हम लेवल्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक एकदम ऊपर जा रहा है तो ये प्राइस पे खरीदने से बेहतर है थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। लेकिन जब ऑलरेडी स्टॉक 4000 के लेवल से 3000 पे आ चुका है, अभी आप 2800 पे खरीदिए या फिर 3000 पे खरीदिए, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलोकेशन का ध्यान रखना है, बेधड़क बस खरीदारी करते ही जा रहे हैं ऐसा नहीं करना है, बस एलोकेशन का यहां पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है डिविस लैब। डिविस में आप देख पाएंगे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक हमें ऊपर के लेवल से 5500 के लेवल से 3500 तक आता हुआ नजर आता है और यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इतना नीचे गया, फिर भी डिविस लैब में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो वीकली चार्ट पे आपको नजर आएगा इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक्चुअली करंट मार्केट प्राइस पे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है जितना 3000 से करके 3200 के जोन में है। अभी भी ये सपोर्ट से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। और जिस प्रकार से यहां पर निफ्टी फार्मा का पूरा जो इंडेक्स है उसका स्ट्रक्चर मुझे दिखाई पड़ता है टेक्निकली, यहां पर हमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड अभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक देखिए वीक है टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, खरीदारी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक काम ये कर सकते हैं कि अभी आपको फुल क्वांटिटी एंटर नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अभी खरीदारी करने में अगर आपको डर लग रहा है क्योंकि स्टॉक इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है वैसे आप क्वांटिटी बढ़ाइए, या फिर नीचे आता है तो आप क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में आपके लिए एक स्पेस रहेगा, आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा। एक साथ यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टॉक है इन्फोसिस। यहां पर भी हम आईटी सेक्टर की ऑफकोर्स बात कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई है, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस का है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसने लो भी तोड़ दिया है, स्टॉक नीचे आ रहा है। वीकली चार्ट पे देखने जाएंगे, इसका जो सपोर्ट नजर आता है अप्रॉक्सीमेटली 1250 के आसपास आपको एक अच्छा सपोर्ट नजर आएगा। 1250 1300 ये एक अच्छा सपोर्ट हमें चार्ट पर नजर आता है। 200 वीक्स का मूविंग एवरेज भी आपको यहीं पर नजर आता है। ये मेरे हिसाब से अच्छा लेवल है, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। रिसेशन की बातें हो रही है यूएस में, ऑफकोर्स वहां पर हालत खराब है, नो डाउट, लेकिन रिसेशन हमेशा के लिए नहीं रहता है और मंदी में जो माल खरीदता है उसे अच्छा फायदा होता है लॉन्ग टर्म के लिए। इतना ही मैं समझ पाया हूं, इतने जो भी मैंने यहां पर एक्सपीरियंस किया है मार्केट में, जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है। यहां पर पिछले साल की बात करें तो मार्केट में देखिए क्रैश हुआ था, जब कोविड-19 का क्रैश हुआ उस टाइम पे जिसने खरीदारी की थी उसी को अच्छा यहां पर पैसा मिला था। वहां पर जिगरा चाहिए थोड़ा खरीदारी करने का। हम कंपनी खराब नहीं खरीद रहे हैं, बस इतना विश्वास होना चाहिए। बाकी समय तो थोड़ा बहुत खराब चलता रहता है, आप धंधा करते हैं तो इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ता है। ऑफ कोर्स लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।